सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आइए फिर से मैं आ गया हूँ आपने सेशंस को लेकर, जो कि काफ़ी पॉपुलर सेशन है और आप लोगों के द्वारा काफ़ी इसे पसंद किया गया है। अभी भी कुछ हमारे ऐसे मित्रगण हैं, हमारे ऐसे साथी हैं, हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नज़र में ये सेशन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एग्ज़ामिनेशन में परफॉर्म करने से रुक जा सकते हैं डियर। तो उनको भी आप शेयर ज़रूर करना और कर भला तो हो भला के अप्रोच को लेके आप चलोगे, क्योंकि यह हमारा 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है डियर। आज अगर कंप्लीट होगी तो 100 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ओके, और ये तमाम आने वाले एग्जामिनेशनों में वेदर बीपीएससी, जेएसएससी और रेलवे में आपके लिए सहयोगी होगा डियर। जो लोग मुझे जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं मैं उनको अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ अजीत मेहता। ओके, आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर इन डिफरेंट अन अकेडमी, पाठक IAS अकेडमी एंड चाणक्य IAS अकेडमी एंड IBS प्राइवेट लिमिटेड। माई इंटरेस्टेड एरिया ऑफ टीचिंग इज इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। आइए मैं ऐड कर सकता हूँ आपको 30 मार्क्स अगर आपको ऐड करोगे। अगर इस सेशन को 1000 क्वेश्चन को देख लोगे तो पता करना डियर, आपको 30 मार्क्स ज़रूर मिलेगा। 20 मार्क्स ऐड हो सकता है जेएसएससी में और ऐड कर सकते हो जेपीएससी में 20 मार्क्स। बट हमारे चैनल को और इससे बेनिफिट प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को पुट करना होगा, लाइक करें, शेयर करें और यू शुड कमेंट ज़रूर करें डियर। वैसे मित्रों को ज़रूर शेयर करें जो आपके मित्र हैं, और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आपके मित्र को भी बेनिफिट होना चाहिए। और वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इकोनॉमिक्स क्लासेस फॉर यूपीएससी, ओके, बीपीएससी, जेपीएससी एंड ऑडिटर्स, राइट। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चंस, आज हम लोग देखते हैं आज का मोटिवेशनल अप्रोच क्या है। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आप चाहते हो जीवन में सूरज की तरह चमकना तो पहले सन की तरह दमकना सीखिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज द वुड अल्कोहल। आपको बताना है कि दिए हुए गए विकल्पों में से किसे वुड अल्कोहल कहा जाता है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल्स। ओके, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर पेड कोर्स को लेके। ओके, योर आंसर इज मिथेनॉल. Methanol is a non-drinking type of alcohol, also known as wood alcohol and methyl alcohol, which is mostly used to create fuel. हम फ्यूल को उत्पादन करने में, फ्यूल को क्रिएट करने में सॉल्वेंट्स एंड एंटी फ्रीजर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक फ्यूल में से मिलाया जाता है, डेट्स व्हाट इज सॉल्वेंट। कलरलेस लिक्विड होता है, इट इज़ वॉलेटाइल एंड फ्लेमेबल्स। इसमें क्या होता है, फ्लेम होते हैं, वो ज्वलनशील होता है। एंड अनलाइक इथेनॉल पॉइजनस फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये अगर इसको मानव खा लेता है, पी लेता है तो ये पॉइजन हो जाता है। और मेथनॉल इज आल्सो यूज टू प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ अदर केमिकल्स इंक्लूडिंग द एसिटिक एसिड। ओके, सो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल occurs naturally in many living organisms as part of their metabolic process. For example, methanol occurs naturally in many fruits and वेजिटेबल्स। तो वन क्वेश्चन कि वुड अल्कोहल किसे कहते हैं, तो ये आपका सवाल का जवाब हुआ। यह एक पॉइजनस होता है, ये फ्यूल में मिलाया जाता है सॉल्वेंट के रूप में। ये दूसरा सवाल का जवाब होगा। एसिटिक एसिड के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ये तीसरा होगा। और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाया जाता है, ये चौथा और पाँचवा होगा। और छठा आपका हो सकता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में मेथनॉल का एक्सट्रैक्शन होता है। तो इतने सवाल आपके बन सकते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा। आइए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। आपको बताना है इसमें कौन सा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। निम्नलिखित में से कौन केमिकल परिवर्तन करता है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल है डियर, रस्टिंग ऑफ आयरन रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन और द स्ट्रक्चर। मतलब अगर किसी भी सरफेस के ऊपर आयरन ऑक्साइड, आयरन मतलब इसमें ऑक्साइड का डिपोजिशन अगर हो गया
तो समझ जाना वो क्या होगा, रस्टिंग कहलाएगा। और रस्टिंग जो होती है डियर, यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन और आयरन के बीच में होती है, जिससे आयरन का ऑक्साइड बनता है, Fe2O बनता है, और यह क्या होता है, रस्टिंग कहलाता है, जिससे जंग लगने की क्रिया कहलाती है। तो जंग लगने की क्रिया किसके प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, और जब जंग लग जाता है तो यह आयरन ऑक्साइड कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग गैस वाज लीक्ड एट भोपाल ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी एट 2 से 3 दिसंबर 1984? निम्नलिखित में कौन सी गैस 2 से 3 दिसंबर 1984 को, जो कि भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है, लीक किया गया था? और इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी आपको फंसाते हैं, अगर कम जानकारी होगी डियर तो आपको फंस जाओगे। जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, मिथाइल आइसोक्लोराइड है, और मिथाइल आइसोक्लोरेट है। तो ये दो को तो आप एलिमिनेट आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपने सुना होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब आप देखना है कि इन दोनों चॉइसेस में आपका आंसर क्या होगा। आंसर है डियर मिथाइल आइसोसाइनेट। अब देखो, साइनेट और साइनाइड में कंफ्यूज होके आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकते हो। सो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि 1984 में भोपाल गैस जो होगी त्रासदी हुई थी, उसमें रिलीज हुआ था, जिसमें कई व्यक्तियों की जान गई थी। अब देखो, मिथाइल आइसोसाइनेट is a chemical used in the manufacturing of polyurethane। पॉलीयूरेथ्रेन फोम के निर्माण में इसका प्रयोग किया था। सबसे पहले मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग कहाँ डियर, तो पॉलीयूरेथ्रेन फोम में किया जाता है। यह एक और पेस्टिसाइड्स है और प्लास्टिक्स के निर्माण में किया जाता है। ओके, it is usually handled and shipped a liquid which is essentially burned and explosive। ये काफ़ी बर्न एंड एक्सप्लोसिव होता है। सो मिथाइल आइसोसाइनाइड एवोपरेट क्विकली इन द एयर। सबसे इसकी बड़ी खासियत क्या है, ये जैसे ओपन करोगे ना तो ये क्या है, हवा में बहुत तेज़ी से निकलता है, और साथ ही साथ एवोपरेशन होता है, मतलब भाप बन के छा जाता है, जिसके कारण कई लोगों में यह आसानी से फैल जाता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो 178 डिग्री सी होता है डियर। ओके, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड एक हाईली एवोपरेटेबल कॉम्बिनेशंस होता है, जो कि आप देखोगे कि जो 1984 में हुई थी गैस ट्रेजेडी भोपाल में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर देखो 1984 में भोपाल गैस डिजास्टर जिसको कहा जा सकता है, ये 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, जिसमें एक क्लाउड ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक्ड फ्रॉम द यूनियन कार्बाइन पेस्टिसाइड्स प्लांट। तो यूनियन कार्बाइन पेस्टिसाइड्स जो प्लांट था, पूछेगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कहाँ हुई थी, तो यूनियन कार्बाइड के जो पेस्टिसाइड्स के प्लांट थे, अभी मैंने बताया कि पेस्टिसाइड्स के बनाने में यूज़ होता है, वहाँ से ये लीक हुआ था। और लीक होने के कारण लगभग इनिशियल स्टेज में 10,000 जाने गई थी, उसके बाद 25,000 जाने और भी चली गई थी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आज तक हम लोग याद करते हैं, इतनी बड़ी डिजास्टर थी ये। तो इस डिजास्टर में जो यूज हुआ था, जो लीक हुआ था गैस, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ गोबर गैस? आप देखोगे कि गोबर गैस का मेजर कॉम्पोनेंट्स क्या होता है। निम्नलिखित में कौन गोबर गैस का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन और मीथेन। आंसर होगा डियर मीथेन। आप देख सकते हो ये गोबर गैस प्लांट है। आप गांव में कई बार देखे होंगे कि यहाँ पे बायोगैस कलेक्टिव सेंटर होता है, जहाँ पे आप गोबर को डालते हो, और इस तरह के देख रहे हो कैटल डंग एंड वाटर इसमें मिला के इसको जैसे यहाँ डालते हो तो फिर ये बायोगैस का निर्माण कर देता है। इस गैस को प्रयोग करके आप क्या है, खाना बनाने का प्रयोग करते हो, लाइट जलाने का प्रयोग करते हो, इस तरह से कंटेनर का निर्माण होता है। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट गैस कौन है डियर, तो मीथेन है। What is the common name of calcium sulfate हेमीहाइड्रेटेड? आपको बताना है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है। क्या इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, साल्क लाइम कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, या डिटर्जेंट्स कहते हैं? ओके, आंसर होगा डियर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग जिप्सम।
आपको पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हीट बनाना होता है तो हम जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं टू ए टेम्परेचर ऑफ 370 डिग्री कैल्विन। व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 370 डिग्री कैल्विन, इट लूजेज देयर फोर्थ of its water for crystallization and form a plaster of पेरिस। अब देख रहे हो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग इस तरह से वालों पे यूज़ कर लेते हैं। इसका फार्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O। ओके, तो कैल्शियम आपने देखा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का ये फार्मूला हो गया, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो गया। ये जिप्सम को टेम्परेचर देने के बाद ये तैयार किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट सोडियम क्लोराइड। आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड के रूप में कौन सा सही नहीं है। इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड्स, मतलब तो सोडियम क्लोराइड बने होते हैं Na और Cl में, तो क्या इन दोनों के बीच में कोवलेंट कंपाउंड है, या इसका बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड है। इट इज आल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, आपको तो पता होगा ये सही है बिल्कुल। इट इज आल्सो यूज इन डी आइसिंग ऑफ रोडवेज ड्यूरिंग द स्नोफॉल। अगर आप चाहते हैं कि आइसिंग जो है, डी आइसिंग मतलब आइसिंग को रोक दें, तो आप क्या कर सकते हैं, नमक छीड़ देते हैं रोडों पर, तो आइसिंग नहीं हो पाता है। इट इज़ यूज एज ये आपको हिली एरिया में, जम्मू कश्मीर में जहाँ पे ज़्यादा आइस स्नोफॉल होता है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, राइट। सो आंसर होगा डियर, इट इज़ ए कोवलेंट कंपाउंड। यह कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, यह आयनिक कंपाउंड है। वाई? बिकॉज Na+ और Cl-, तो Na इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और Cl इसको ग्रहण करेगा, तब जाके ये कंपाउंड बनेगा। सो इट इज़ ए आयोनिक कंपाउंड। So in an ionic bond, the atom are bound together by the electrostatic force in the attractive between the ion of opposite charges. So ionic bonds usually occurs between the metal and non-metals. For example, sodium, a metal, and the chlorine, a non-metal, form an ionic bond. So यह एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड के रूप में बंधा रहेगा। देखो डियर, आप सोडियम की अगर कन्फिग्रेशन करते हो तो 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, IS2, 2S2, 2p6 और 3s1। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे देगा ना, तो ये क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और 2 देने के कारण यह अपने ऑक्टेट की पूर्ति कर लेता है। क्लोरीन की बात करोगे तो 17 है, कन्फिग्रेशन IS2, 2S2, 2p6, 3s2, 3p6 से 10 दोबारा 6 18 हो गया डियर। ओके, और ये क्या हो गया 5, 6 और 4 10 12, और ये 5 क्या हो गया 17 हो गया। ओके, IS2, 2S2, 2p6, 3s2, 3p6। सो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप देख रहे हो, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन्हें भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। इस तरह से आपस में ये बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, इसलिए क्या है, आयनिक बॉन्ड है, ना कि कोवलेंट बॉन्ड। आइए, व्हाट डू वी कॉल द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम। कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे या तिहरे बंध वाले कार्बन के यौगिकों को हम क्या कहते हैं? ए सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, फुलेरेंस और नन ऑफ द एबव। आपको बताने हैं कि डबल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या कहते हैं या यौगिक को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डिंग किया गया है, ओके, या फिर उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको बताना है कि यह जो है ये इसका नेचर क्या है, और या इसे हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं। ओके, सो आंसर इज योर अनसैचुरेटेड कार्बन। इट मीन्स सिंगल बॉन्ड आर सैचुरेटेड एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर अनसैचुरेटेड। सो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड किसको कहते हैं? These are the compound in which the various carbon atom in a chain or a ring linked together by a single bond
that is the saturated. Example alkanes मतलब इथेन, मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. Example of saturated. And unsaturated, these are the compounds in which the various carbon atom in a chemical chain ring linked together by the double and triple bond like alkene or alkynes. Okay, these are the unsaturated. तो कोई भी अगर कंपाउंड बना है वह ट्रिपल बॉन्ड या फिर वह डबल बॉन्ड के रूप में बना है, ये समझ जाना वह क्या है, एल्कीन्स है, या समझ जाना वह क्या है, एल्काइंस है, और इसे हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं. नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर्स containing two miscible liquids having sufficient difference in their boiling point. अगर कोई दो लिक्विड्स है, मान लो लिक्विड X और Y, इन दोनों का जो है बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी डिफरेंस है. मान लो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है 10 डिग्री सी है और ये 40 डिग्री सी है, तो ऐसे मिक्सचर का अगर वो कंपाउंड बना हुआ है, इसको अगर हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? क्या उसे सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा हटाया जा सकता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, या क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किया जाता है? आंसर होगा डियर सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा यह काम आप कर सकते हो. आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो सिंपल डिस्टिलेशन की बात करेंगे तो सिंपल डिस्टिलेशन इन्वॉल्व हीटिंग द लिक्विड मिक्सचर टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड इमीडिएटली कंडेंसिंग द रिजल्टिंग वेपर. तो आप तुरंत क्या करो, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या कर दो, गर्म कर दो, और फिर उसके जो वेपर है उसको कंडेंस कर लो. ओके, इससे क्या होगा, जो अलग अलग पॉइंट पर क्या हो गए, अलग अलग लिक्विड है, एक्स लिक्विड है, वाई लिक्विड है, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है. तो हीट करोगे तो ये 10 डिग्री पे क्या होगा, हीट कर गया और ये वेपर बन गया, और वेपर को कंडेंस करके इसको अलग कर लो. ओके, तो इस तरह से हम इसे प्यूरिफाई कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करोगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ऑफ्टन यूज सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट हैव द सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट. अगर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हुआ तब तो आप सिंपल डिस्टिलेशन से कर दोगे, लेकिन सेम बॉइलिंग पॉइंट वाले अगर मिक्सचर हैं तब उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से कर सकते हो. इट इन्वॉल्व सेवरल वेपोराइजेशन कंडेंसेशन. ये बार बार गर्म करोगे, फिर इसका वेपर को ठंडा करोगे, फिर बार बार गर्म करोगे, ठंडा करोगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं. द apparatus required to perform a fractional distillation on the mixture is listed below. राउंड बॉटल फ्लास्क लेंगे, ओके, सोर्सेस ऑफ हीट लेंगे, फ्रैक्शनल कॉलम लेंगे. मतलब क्या है, ये एक तरह का फ्लास्क होता है, इस हर एक पॉइंट पे आपका ये रहता है, और बार बार हम गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं. इससे जो आपको बाहर निकलता चला गया अलग अलग प्रकार का, उससे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. Mixture of salt or even covalent solid that have sufficient different solubility in the solvent can be separated by the crystallization process. तो solubility अलग होगी तो उससे हम लोग crystallization process से अलग कर सकते हैं. So crystallization is a process by which a solid forms where the atoms or the molecule are highly organized into a structure known as crystal. तो अगर ऐसा कंपाउंड है जो क्रिस्टल के रूप में बना हुआ है, इसको हम लोग क्रिस्टलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी. ये जो टेक्निक होता है सेपरेटिंग द कंपोनेंट और द सॉल्यूट ऑफ ए मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए मूविंग फ्लूइड स्ट्रीम. तो एक फ्लूइड स्ट्रीम के द्वारा जो है अलग अलग रिलेटिव अमाउंट्स को क्या करते हैं हम लोग, बार बार इसके द्वारा निकालते हैं, और इससे जो क्षमता चला जाता है उसे हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग एलॉय ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर. आपको बताने हैं कि नेचर में गोल्ड एंड सिल्वर के जो एलॉय होते हैं वो उनका नाम क्या है. ब्रॉन्ज, इलेक्ट्रम, ड्यूरेलियम और नॉर्डिक गोल्ड्स. तो नॉर्डिक गोल्ड तो मैंने नहीं सुना है डियर, और ड्यूरेलियम तो नहीं. ड्यूरेलियम का मतलब कहीं ना कहीं एल्युमिनियम से हो जाता है, तो ये दोनों की बात आती है. और ब्रॉन्ज है तो डियर इसमें कॉपर की बात आएगी. सो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रम होगा. आंसर इज योर इलेक्ट्रम. राइट. लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं. व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया. आपको बताने हैं भारत के अंदर पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है. भारत में निर्मित प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है. भारती, अप्सरा,
लक्ष्मी और मोहिनी। आंसर होगा डियर अप्सरा। सो अप्सरा इज द ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर, is active again 9 years after it was shut down, located within the India nuclear weapons facilities at the Bhabha Atomic Research Center, okay, in Mumbai. The reactor has been recognized या recommenced with the double its various capacity. इसको थोड़ी देर के लिए बंद किया गया था, लेकिन फिर इसको डबल कैपेसिटी करके इसको चालू किया गया। ओके, सो आप कि ये सारे 10 क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे 10 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी फ़ायदेमंद लग रहा होगा, इनके डिस्क्रिप्शंस आपको काफ़ी फ़ायदा दे रहा होगा। इसी तरह के फिर अगले सीरीज में हम लोग मिलेंगे, जस्ट एक दिन के बाद मिलेंगे, और उसमें डियर हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन देखेंगे और सीरीज होगा हमारा 11। आप पेड कोर्स के लिए कॉन्टैक्ट करें 7004043326 पर फॉर योर पेड कोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक्स। आप अगर बैंकिंग की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, जेपीसी की तैयारी करते हो, एसबीआई पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, या फिर नबार्ड या सेबी या अदर बैंक एग्जामिनेशनों की तैयारी करते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना एंड कमेंट कर लेना, क्योंकि वेरी सून हम लोग इकोनॉमिक्स के पेपर को लेके आ रहे हैं। ओके, अगर आप यूपीएससी, जेपीएससी, ऑडिटर की भी तैयारी करते हो तो वेल एंड गुड डियर। सो आप अगर मोबाइल से देखना चाहते हो, सब्सक्राइब करो एमएनएन ट्यूटोरियल। आप टैबलेट पे देख सकते हो एमएनएन ट्यूटोरियल, और डेस्कटॉप में देख सकते हो एमएनएन ट्यूटोरियल। सो वेरी वेरी थैंक्स टू watching my channels and watching my videos. Okay, any question in your mind, so you can contact with us at the rate of Ajit Mehta and mnntutorial@gmail.com. Okay, thank you.